स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट मॉडल सेट का खंड बी का प्रश्न संख्या 31 से 35 तक का हल। तो इस खंड बी में कुल 10 प्रश्न हैं 2 अंकों के। तो हम लोग इसे 2 पार्ट में हल करेंगे, पहले 31 से 35 तक और फिर अगले वीडियो में 36 से 40 तक का हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि HCF और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है 306 और 657, इसका मतलब कि 306 और 657 का HCF महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी इन दो संख्या का महत्तम समापवर्तक दिया है और आपसे लघुत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये वास्तविक संख्या के चैप्टर का सवाल है। तो वहाँ पर एक नियम था क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के HCF और LCM के। एक फार्मूला ही था कि यदि कोई भी दो संख्या है तो उस दोनों संख्या का गुणनफल उस दोनों संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि दो संख्या A और B है, क्या है, A और B है, तो A और B का गुणनफल बराबर होगा HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। तो इसी के हेल्प से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए कि अगर आपको LCM निकालना है तो यहाँ से LCM निकालने का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं कि LCM ऑफ AB क्या होगा। तो देखिए LCM बराबर क्या हो जाता है। ये LCM को अगर उधर हम छोड़ देते तो ये HCF गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड भाग हो जाएगा, यानी A गुना B और भाग में यानी HCF ऑफ AB। ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा LCM निकालने का, अगर दो संख्या दिया है और HCF दिया है तो चलिए इसी फॉर्मूला से हम उसको हल करेंगे। तो LCM हमें निकालना है किसका, 306 और 657 का। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखना है यहाँ पर। तो दोनों संख्या आपको यहाँ दिया हुआ है, एक संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है, और उसमें भाग देंगे किससे, HCF से। तो HCF भी आपको दिया हुआ है 9। अब 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए, नौतिया 27 बचा 3 और 3 6 36, 9 34 36, यानी कि 34 गुना 657 कर लीजिए। तो 657 गुना 34, तो 7 चौके 28 का 8 बच गया 2, 5 चौके 20, 2 22 के 2 बच गया 2, 6 चौके 24, 2 26, 7 21 के 1 बचा 2, 5 या 15, 2 17 के 7 बचा 1, 6 18 1 19, 8 2 1 3, 6 7 13 के 3 बच गया 1, 9 2 11 11 1, 12 के 2 बच गया 1 1 1 2, यानी कि 22,338 ये निकलेगा इन दोनों संख्याओं का LCM। हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि x² माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। आपको एक बहुपद दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8 और इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक निकालने का मतलब होता है कि इसमें जो x आपको चर राशि दिख रहा है इसका ही वैल्यू निकाल देना। x का जो मान आएगा, वैल्यू आएगा, वही इसका शून्य कहलाएगा। तो कैसे निकाला जाए, तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग कोई भी अगर बहुपद का शून्यक निकालना है तो सबसे पहले उसे समीकरण बना लेना होता है, यानी बराबर करके 0 लगा देंगे तो समीकरण बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसे मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करके इस बहुपद का हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। पहला काम, x² माइनस 2x माइनस 8 को 0 के इक्वल कर लेंगे। यह बन गया एक द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण।
अब इसमें जो मध्य पद है -2x, इसको ही दो पदों में विभक्त किया जाता है। तो कैसे विभक्त करते हैं, देखिए रफ वर्क में हम लोग कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, यहाँ पर कोई संख्या रहता है, अगर 2, 3 तो उसको लेते, कुछ नहीं तो 1 है तो 1 समझ लीजिए। और लास्ट में जो अचर पद है यानी कि संख्या है, क्या दिख रहा है, -8, तो इसे गुना कर लिया जाता है इससे। तो रिजल्ट क्या हुआ, 1 × -8 आ गया। अब मध्य पद को देखिए कि -2x है, तो यहाँ पर जो -2 है उस संख्या को लीजिए, तो -2 को ही अब आपको दो संख्याओं के रूप में विभक्त करना है, और इस तरह से कि यहाँ पर दो संख्याओं का योग करें तो -2 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का गुणा करें, गुणनफल -8 आ जाए, इस तरह से। तो कहाँ से आता है, तो देखिए यहाँ जो 8 आया है आपको -8, इसी 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमें निकलता है, दिखता है। तो 2 से इसका 8 में भाग दिए 4 बार में, तो देखिए दो संख्या आपको दिखने लगा, एक 2 और एक 4। अब चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल -8 आना चाहिए, तो जरूर एक को प्लस में रखना होगा और एक को माइनस में, ताकि प्लस गुना माइनस माइनस में रिजल्ट आएगा। तो आप एक के साथ प्लस रखिए और एक के साथ माइनस, तो 2 के साथ प्लस माइनस रखा जाए कि 4 के साथ माइनस रखा जाए, अब ये बात आया। तो देखिए माइनस आपको रखना है बड़ा वाला संख्या के साथ, क्योंकि आपको रिजल्ट में जोड़ में माइनस भी तो चाहिए। तो आपको ऐसे रख लेना है, एक संख्या -4 ले लीजिए और दूसरा संख्या 2 ले लीजिए। तो -4 + 2 करेंगे तो रिजल्ट -2 होगा, और -4 × 2 करेंगे तो रिजल्ट -8 होगा। यानी -2 को हम लोग दो संख्याओं के रूप में विभक्त कर लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग का काम हो गया उधर का। अब यहाँ शुरू करते हैं। x², इस -2 को हम लोग पहले लिखना है -4, क्योंकि x गुना है इसके साथ तो x यहाँ भी लगाना है। फिर दूसरा संख्या +2 लेना है और इसके साथ भी x का गुना कर लेना है, और -8 = 0। अब देखिए -4x + 2x अगर करते हैं हम लोग हल, तो -2x ही आ जाएगा, यानी ये हमारा सही है। अब यहाँ से काम होता है कि ये दो पद जो दिखा और यहाँ से दो पद, पहला दूसरा और तीसरा चौथा, इन दोनों में कॉमन लिया जाता है। तो क्या कॉमन है इसमें, x² और -4x में, तो देखिए x² का मतलब होता है x गुना x, और -4x का मतलब -4 गुना x, तो दोनों में x मिला तो आप x कॉमन निकाल देंगे। तो ऊपर x² से x एक x बाहर हो गया तो कितना बचा, एक x बच गया। उसी तरह से -4x से x बाहर हो गया तो क्या बचा, उसका गुणांक -4 हो गया। उसी तरह से इस दोनों में कॉमन ऐसा लेना है आपको कि फिर से यहाँ पर भी x -4 ही बचता है हर हाल में, दोनों एकदम सेम आना चाहिए। तो क्या कॉमन लेने से आ जाएगा, देखिए +2 कॉमन लेने से आ जाएगा। +2 x से अगर +2 निकाल लेते हैं तो उसका गुणांक x बच गया, और -8 से +2 निकाल लेते हैं तो -4 बचेगा। कैसे, इससे भी समझ लीजिए, 2x का मतलब 2 गुना x, और -8 को हम लोग 2 गुना -4 लिख सकते हैं। तो हम लोग को दिख रहा है 2 कॉमन है दोनों में, 2 बाहर आ गया है, 2x से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, x, और -8 से 2 बाहर हो गया तो -4 बचा। इस तरह से अब हमारा आधा काम हो चुका है। देखिए अब यहाँ से ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें x -4, उसमें भी x -4, तो x -4 हम लोग कॉमन निकाल लिए। x -4 कॉमन आ गया तो उसका गुणांक यहाँ x बच गया, यहाँ से x -4 बाहर आ गया तो उसका गुणांक +2 बच गया, और 0। अब ये समझिए दो संख्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं x -4 = 0 या x + 2 = 0। और यहाँ से x का वैल्यू इधर माइनस में है, दाहिने तरफ ट्रांसपोज करेंगे, भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में है, उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो
माइनस में, यानी कि 4 और -2 यही निकला द्विघात बहुपद का शून्य। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4 तथा -2 है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको यहाँ दे भी दिया गया है कि भुजा AC भुजा BC के बराबर है। और अब देखिए यदि AB² बराबर 2AC² है हो तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि वो समद्विबाहु त्रिभुज को आपको समकोण त्रिभुज सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं और इसे समकोण दिखाना है। अभी हम लोग समकोण नहीं मान के चलेंगे, अभी हम लोग सिर्फ समद्विबाहु समझ के चलेंगे इसे। ठीक, तो ये समद्विबाहु जिसमें ये भुजा इसके बराबर दिख रहा है, ऐसा बना लेना हम लोग को। इसमें नाम ऐसा लिखना है कि AC भुजा BC के बराबर हो। तो यहाँ पर हम लोग C रखेंगे, इधर A ले लेते हैं और यहाँ B। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं भुजा AC भुजा BC के बराबर है। क्लियर है? तो अब हमें ये भी दिया है कंडीशन कि AB² बराबर 2AC²। तो इस दोनों के हेल्प से हमें दिखाना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। दिया है कि क्या क्या दिया है? AC बराबर BC, यह हमें दिया हुआ है। साथ में और क्या दिया हुआ है? तथा AB² बराबर 2AC², ये दो बातें हमें दी हुई है, लिख दिया हम लोग। अब हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसे लेकर के कि AB² बराबर 2AC², ये आपको तो दिया ही है सवाल में। इम्प्लाइज दैट AB² बराबर 2AC² को हम लोग AC² प्लस AC² लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक AC² और एक AC² जोड़ेंगे तो कितना AC²? 2AC²। जैसे कि कहीं पे 2x लिखा है तो इसे हम लोग x प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि एक x और एक x कितना x? 2x। तो उसी प्रकार से एक AC² प्लस एक AC² 2AC² होगा। तो उसे हम लोग दो AC² और प्लस AC² के रूप में तोड़ दिए। अब आगे चलते हैं। AB² बराबर AC² को एक रहने दिए और एक AC जो दिख रहा है आपको इसे हम चेंज करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। किससे? क्यों? यहाँ से देखिए AC किसके बराबर दिया है? BC के बराबर। तो आप AC के जगह पे BC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ जो AC है इसे हमने लिख दिया BC, चूँकि उस पर स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर हो गया। और यहाँ बगल में हम लोग लिख देंगे चूँकि AC बराबर BC, तो हम लोग AC को BC लिख सकते हैं। अब ये क्या दिखाया हम लोग देखिए इस त्रिभुज को ध्यान से। तो इस त्रिभुज का एक भुजा क्या है? AB है, और दूसरी भुजा AC है, और तीसरी भुजा BC है। तो हमने दिखा दिया कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। और ये चीज़ अगर आप दिखा देते हैं किसी त्रिभुज में तो आप कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये नियम भी होता है कि एक भुजा यानी कर्ण का वर्ग से अन्य दो भुजा यानी लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में वो नियम होता है, इसीलिए हम लोग ये नियम दिखा दिए तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद कि यह ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्या 34 को देखते हैं।
प्रश्न यह है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल त्रिकोणमिति के चैप्टर से है। तो त्रिकोणमिति में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी का फॉर्मूला अनुपात के रूप में आपको पता होगा। चलिए यहाँ साइन और कोस का हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है यहाँ। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H यानी कि लंब बटे कर्ण, और कोस ए का फॉर्मूला होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण। तो कोस ए का मान निकालने के लिए आपको आधार का मान जरूरी है जानना। आधार आप जान लेंगे तभी आप लोग आधार बटे कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे और कोस ए का मान निकाल सकेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 हम लोग इस तरह से लिख लेंगे और फॉर्मूला लिख लेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, P/H होता है, इस तरह से लिख लेंगे। तो P के सामने क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो हम लोग इस तरह से अब मान लेंगे कि माना P बराबर 3K तथा H बराबर 4K। अनुपात के रूप में जब भी कोई संख्या आपको इस तरह से दिया रहता है तो आपको एक अक्षर लगा दिया जाता है, X लगा दीजिए, Y लगा दीजिए या K लगा दीजिए, और तब इस तरह से मान लिया जाता है। K क्यों लगा देते हैं हम लोग, K नहीं लगाएंगे तो क्या आंसर हमारा गलत आएगा, नहीं। K आप ना भी लगाएंगे, डायरेक्ट P को भी इस सवाल में 3 और H बराबर 4 मान के बनाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यह एक तरीका है, यह एक सही नियम है K लगाकर मानने का। क्यों, देखिए इस चीज को समझ लीजिए आप लोग, क्यों K लगा करके हम लोग मानते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर P/H बराबर आपका है 3/4, ठीक है। तो 3/4 है तो 3 को हम 2 से गुना कर लेते हैं, तो 3 दूना 6, 4 को भी 2 से गुना कर देते हैं तो 4 दूना 8। तो ये जो 6/8 आया, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान 3/4 के ही बराबर है, ठीक। अब फिर से अगर हम 3 को 3 से गुना कर देते हैं तो 3 तिया 9, 4 को 3 से कर देते हैं तो 4 तिया 12। तो इस तरह से देखिए कि ऐसा बहुत सारा अनुपात, 3 को अगर हम अलग अलग संख्या से गुना करते जाएं तो अलग अलग मान निकलते जाएगा, और जितना भी मान आएगा अनुपात में सबका मान 3/4 के ही बराबर है, ठीक है। तो P बराबर 3 के जगह पे 6 भी मान सकते हैं, तब 9 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग P बराबर 3K मान लेते हैं, जहाँ K कोई एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। K का मान 1 भी रहेगा, 2 भी रह सकता है, 3 भी, जो सभी को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर K का मान 1 रहेगा तो P बराबर 3 हो जाएगा, K का मान 2 रखेंगे तो P बराबर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग K मान लेते हैं, इसीलिए कि सभी जितने भी अनुपात हैं इसके बराबर, सबको मान को ये सेटिस्फाई करता है। तो ये एक तरीका होता है कि K लगा के मानना, ठीक है, समझ गए। अब चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं लेकर के। अब हमें P और H का मान मालूम हो गया। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, B का मान निकालना है। तो B कैसे निकलेगा, देखिए पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है, H² बराबर P² प्लस B², यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। यहाँ से आप B का फॉर्मूला देखिए कैसे निकलेगा, H², ये P² इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया। अब बराबर बच गया B², और यहाँ से B² को हम लोग लिख लेंगे बाएं तरफ, H² माइनस P² को दाहिने तरफ, और B बराबर इधर वर्ग है तो वर्ग हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, H² माइनस P²। यह फॉर्मूला हो गया B निकालने का, ठीक है। इसी तरह आपको P निकालना होता है तो यहाँ B² घटा दिया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ B बराबर √H² माइनस P²। H का मान आप लोग यहाँ रख दीजिए 4K का स्क्वायर, माइनस P का मान रख दीजिए 3K का होल स्क्वायर। 4K का होल स्क्वायर 16 यानी 16K², और माइनस 3K मतलब 3 तिया 9 और K²। तो 16 में से 9 घटा दीजिए 7 हो जाएगा,
और के स्क्वायर हो जाएगा। 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को घटाएंगे तो 7 के स्क्वायर होगा। अब देखिए कि 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रूट में ही रह जाएगा, और के स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो के हो जाएगा, ये रूट के पर से हट गया। अब यानी बी का मान निकल गया √7k। अब आपको किसका मान चाहिए? कोस ए का मान चाहिए। तो देखिए अब फाइनल 2-3 लाइन में आंसर हमारा अब आ जाएगा। तो कोस ए बराबर होता है b/h, ठीक है। तो b का मान आपको पता हो गया कितना, √7k, और h का मान आपको पता है 4k। फिर से देखिए k कैंसिल हो गया, जहाँ माने थे फिर से खत्म हो गया। तो फाइनल हमारा कोस ए बराबर हो गया √7/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो हम लोग प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। प्रश्न यह है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, हम लोग पहले इसे समझ लेते हैं। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अगर एक वृत्त है और एक रेखा इस तरह से खींचिए कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करते हुए ये निकल जाए। मान लीजिए यहाँ पे ये टच किया P बिंदु पर, तो ऐसी रेखा जितना भी आप खींचेंगे, जैसे कि देखिए इधर से खींचते हुए निकल गया Q बिंदु पर, तो एक वृत्त पर हम लोग इस तरह से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये जो रेखाएं हुई इसे ही हम लोग कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त को उसे हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस रेखा के लिए स्पर्श बिंदु P हो गया, इस रेखा के लिए स्पर्श बिंदु Q हो गया। ऐसे बहुत सारा स्पर्श रेखा एक वृत्त पर खींचा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो सवाल के लिए हम लोग को एक फिगर ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक बिंदु Q से, मान लीजिए कि बाहर में कहीं पर एक बिंदु Q है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु Q है, ठीक। और एक वृत्त का चित्र आप लोग को बना लेना है इस तरह से, और यहाँ पर मान लीजिए कि इसका केंद्र O है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। चलिए तो Q से अब वृत्त पर आप एक स्पर्श रेखा बनाइए। तो इस तरह से हम लोग देखिए एक स्पर्श रेखा बना रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ P बिंदु पर ये स्पर्श रेखा इसे टच किया है, ठीक। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो ये जो है P से Q या Q से P बोलेंगे, ये कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए फिर Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये Q है और यहाँ पर केंद्र O है। इस दोनों को अगर मिला लें हम लोग इस तरह से, तो O Q से लेकर के O तक की दूरी यही हो गई 25 सेंटीमीटर, Q से केंद्र की दूरी। अब आपसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग O से P को मिला लेते हैं, तो OP ही क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केंद्र से अगर हम वृत्त के बाउंड्री पर, ठीक है, कहीं भी एक रेखाखंड इधर से ऐसे ऐसे खींच देते हैं तो सब वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या, सब आपस में बराबर होती है। तो हम O से यहाँ पर देखिए P तक मिला दिए, तो ये OP ही क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। यानी अब हमें OP का मान निकाल देना है, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए OP कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए हम लोग एक प्रमेय का हेल्प लेते हैं। देखिए प्रमेय 10.1 NCERT के बुक में है क्लास 10 में, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो सीधा ये समझ लीजिए, क्लियर क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कि स्पर्श बिंदु से अगर कोई त्रिज्या जा रही है, देखिए यहाँ पर P क्या है, स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ से अगर कोई त्रिज्या जा रही है तो उस पर स्पर्श रेखा लंब होती है। यही कहना है इस प्रमेय का। तो देखिए हम लोग उस तरह इस प्रमेय की हेल्प से कह सकते हैं कि लंब है, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। कहाँ पर, कोण OPQ, यानी कोण P कितना हो गया, 90 डिग्री। किसके हेल्प से, इस प्रमेय के हेल्प से। प्रमेय 10.1 ही कहता है कि स्पर्श बिंदु से अगर कोई त्रिज्या जाती है तो उस पर स्पर्श रेखा
लंब होती है। चलिए, तो हम लोग ड्रॉ कर लिए फिगर कंप्लीट। अब हम लोग वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं ओपी है और उसे फाइंड करते हैं, निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। अब हम लोग सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर हमें जो जो दिया है लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए P से Q दिया हुआ है आपको कितना, 24 सेंटीमीटर, तथा O से Q, OQ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और इसमें मान लीजिए कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या, OP। यहाँ OP ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OP का मान आपको निकालना है। तो देखिए अब हम लोग लिख रहे हैं कि PQ जो है क्या है, PQ जो है लंब है किस पर, OP पर। ठीक है, PQ स्पर्श रेखा हो गई यहाँ, और ये किस पर लंब है, OP पर लंब है। क्यों, इस प्रमेय की हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि ये बात अगर लंब हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण P कितना है, 90 डिग्री है। किस प्रमेय से, तो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से ये बात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, अगर ये 90 डिग्री हो गई तो देखिए हमें ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। OPQ एक त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोग को। और ये कैसा त्रिभुज हो गया, अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो जाता है त्रिभुज में तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज लेकर के, समकोण त्रिभुज OPQ में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो वही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं ऐसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है। देखिए यहाँ पर कर्ण कौन सी भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी OQ हो गया यहाँ पे कर्ण। लंब आप इसको मान लीजिए, ठीक है, जो लंबी वाली भुजा इस तरह से, यानी PQ। और देखिए आधार क्या हो गई, आधार ये हो गया बेस नीचे जो है, यानी OP। आपको OP का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले OQ का मान आपको दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया। PQ का मान आपको दिया हुआ है 24, यहाँ 24 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस OP का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, ये 24 का स्क्वायर 576 होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 576, इधर बच गया बराबर OP का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से OP के स्क्वायर को हम लोग बाएं तरफ लिख लेंगे और ये जो घटेगा इसको दाहिने तरफ। तो 625 में 576 घटा देंगे, 49 आएगा। और इस तरह से हम लोग बोलेंगे फिर इम्प्लाइज दैट OP बराबर, इधर से वर्ग है तो इधर हम लोग रूट लगा देते हैं। वर्ग और रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल। तो दोनों तरफ रूट समझिए लगा दिए, इधर का खत्म हो गया, उधर रूट बच गया। तो यहाँ से फाइनल OP बराबर क्या निकल गया, 7। 49 का वर्गमूल 7। तो हम लोग बोलेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी जो स्टूडेंट होंगे आपके कांटेक्ट में जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसे आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।